अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदमी इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिया और तबसरे के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सहाफ़त से उनका सियासत से उनका ताल्लुक़ है, सियासी शख्सियत हैं और अच्छा खासा वक्त उन्होंने सियासत को दिया। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हुक्मरान जमात के वो साथी हैं और उन मेंबर्स में शामिल हैं जो बानी अरकान हैं। बानी अरकान में उनका शुमार होता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PTI और तजियाकार मोहतरम जनाब अब्दुस्समद याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मोहम्मद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर, बल्कि मैं खबर से पहले, क्योंकि मैंने आपके तारुफ में बताया कि मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PTI हैं आप, तो बानी अरकान में शुमार होता है आपका, तो मैं खबरों से पहले थोड़ा सा, यानी लफ्ज़ मैंने जब बानी इस्तेमाल कर दिया तो लाजम बात है कि 96 की बात होगी, 97 की बात होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि 96 में जब आपने पार्टी बनी, उसके साथ चले, उस आगाज़ या अवाइल की कुछ बातें, और सबसे अहम बात ये कि कौन सी शख्सियात थीं और किन किन शख्सियात ने किस किस अंदाज से थोड़ा उसका जिक्र हो जाए। चंद बानी अरकान में तो नईमुल हक मरहूम का, जो कि हमेशा से ही इमरान खान के देरीना दोस्त रहे हैं, उनका तो बहुत ही अहम किरदार था। फिर उसके बाद क्योंकि वो कराची से थे, हमें मुल्तान और पंजाब से होते हुए, तो चंद तो कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। पहले तो ये था कि पार्टी तो बाद में बननी थी, पहले तो इस बात पे खान साहब को उकसाते रहे कि आप सियासत में आएँ, सियासत में आएँ। तो उनमें हसन निसार साहब का नाम सही और ज़िया शाहिद, हसन निसार यानी उन शख्सियात में हैं जिन्होंने मोटिवेशन दी सियासत में आने जो की, कि बहुत ज़्यादा किसी हद तक वो किसी ओहदे में भी रहे। जी हाँ, गालिबन सेक्रेटरी इत्तलात रहे थे, क्योंकि उनका और दौरानिया कितना रहा उसका, महीना एक होगा, क्योंकि उसके बाद उनके इख्तलाफात पैदा हो गए थे। सही। पार्टी बनते ही बहुत सारे सेटबैक्स हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो खान साहब को सियासत में लाने के लिए बहुत कोशिशें करते रहे। फिर उसके बाद जब खान साहब सियासत में आ गए तो उनके फिर इख्तलाफ हुए, और वो इख्तलाफात की वजह, यानी जिस तरह हसन निसार का आप जिक्र कर रहे हैं, और कौन कौन सी शख्सियत को नुमाया, ज़िया शाहिद साहब, ठीक है, वो बहुत मोटिवेट करते रहे। बल्कि जितना मुझे याद पड़ता है वो पार्टी का हिस्सा भी थे। अच्छा। हाँ, तो पहला इख्तलाफ उनसे हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरी जो अपनी खबरें थी, अखबार जो था उनका, वो पूरा इनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। फिर अभी 5 महीने गुजरे थे, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे खान साहब, तो फारूक लगारी ने असम्बली तोड़ दी और 3 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गए। तो 5 महीने बाद असम्बली का नहीं, तो एक और शख्सियत, यानी बहुत सारे नामों से या बहुत सारे लोगों के हमने ये सुना कि वो कहते हैं कि हम मशवरा देने वाले साथ हारून रशीद। हारून रशीद बिल्कुल थे, बिल्कुल हारून रशीद भी सियासत नहीं, हारून रशीद PTI का हिस्सा नहीं थे। सही। वो खान साहब को सियासत में लाने वालों में, यानी मोटिवेशन के हवाले से, मोटिवेशन में बहुत सारे लोग, वैसे तो राय आमा भी यही चाहती थी कि इमरान खान साहब सियासत में आए, लेकिन वो लोग जिन्होंने को किरदार अदा किया, जिन्होंने उनको कन्विंस किया कि जी आपको सियासत में आना चाहिए, वो हारून रशीद साहब। सही। अब्दुस्समद साहब, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं चलता हूँ अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर वो है लॉकडाउन के हवाले से। कौन सा लॉकडाउन, कैसा लॉकडाउन, SOPs क्या होती हैं, पाबंदियाँ आज़ादी में तब्दील, खिलाफ वर्जी करने वालों से अमल दरामद कौन कराएगा, सवालात जन्म लेने लगे। आपको नहीं लगता कि वाकई अवाम ने ये लॉकडाउन की नरमी और SOPs कोई ख्याल नहीं रखा, और ये सूरत हाल क्योंकि वबाई मर्ज़ के हवाले से थी, नागहानी आफत के हवाले से थी, कि चलो अवाम को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, लेकिन अगर बीमारी फैलती है तो उसकी ज़िम्मेदार भी ये अवाम नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है फैसला किस तरफ गया और अवाम ने क्या शऊरी तौर पर? देखें, जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, जब शुरू में, तो संजीदगी नज़र आई थी कुछ, कि आपने भी देखा होगा कि इस्लामाबाद में भी, और अगर कहीं संजीदगी नहीं थी तो वो देही इलाके थे जहाँ पे लोगों ने शायद इतना संजीदगी से नहीं लिया था। अगर आप कोई इतफाक वो शुरू के दिनों में जब आप बाहर निकलते हो तो उस वक्त कोई, शायद आपको कोई बंदा बाहर नज़र नहीं आता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने इसको इस तरह से गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया। बल्कि अब अगर आप सर्वे कराएं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं होता उससे, ये एक साजिश है। तो अवाम SOPs तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या अवाम में जब खुद से कुछ शऊर हो।
अगर मुझे एक बीमारी से डर ही नहीं है तो आप लाख चाहें। अब आप एक ये लाहौर में हमने कुछ मार्केट्स बंद करवाई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अब हर दुकान के ऊपर आप कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं खड़ा कर सकते जो कि उनको वो SOPs की पाबंदी करवाए। बिल्कुल। वैसे लगता यही है कि SOPs पर पाबंद होना तो मुश्किल है। आप भी मिजाज को समझते हैं, मैं भी बहुत मिजाज को समझता हूँ। वैक्सीन जब तक नहीं आती तो कोरोना रहेगा, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये कह दिया है कि कोरोना और आपको साथ साथ रहना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। लेकिन बल्कि WHO ने तो ये भी कहा है कि वक्त के साथ साथ उन्हें उम्मीद है कि लोग इसको भी सोच लेंगे, इसके साथ भी चलना शुरू कर देंगे, मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि HIV की अगर सूरत हाल तब्दील हो सकती है या उसको माना जा सकता है, उसके साथ साथ सिलसिला काम किया जा सकता है, तो अब ये काम भी होगा कि कोरोना के साथ देखिए खसरा है, पोलियो है, वैक्सीन होने के बावजूद भी आप एरेडिकेट नहीं कर सके उसको, वो अभी तक बाकी है। इवन कि उनकी वैक्सीन आ चुकी हुई है, उसके बावजूद भी वो बाकी है। तो बहुत लेकिन सूरत हाल ये, क्योंकि जिस तरह आपने ये बोला कि कहीं पे आपको वो दुकानें या शॉप्स बंद भी करवाना पड़ी, बल्कि कोयरावाला के बहुत सारा एरियाज़, हाफिजाबाद, काबू की और वो जितना भी वजीराबाद, वहाँ पे तो वो ख़तरनाक सूरत हाल बन गई, उनको ख़तरनाक एरियाज़ करार दे दिया गया, वहाँ पे सील करना पड़ गई उन्हें दुकानें या शॉप्स या मार्केट्स। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी सूरत हाल, यानी हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत क्या इम्प्लीमेंट करवा लेगी, अगर नहीं करवाएगी तो फिर क्या सूरत हाल नज़र आती है? हुकूमत के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के लिए। हुकूमत एक तरफ कोरोना के नुकसान देख रही होती है कि कोरोना से जो होने वाले जो इन्फेक्टेड होंगे, दूसरी तरफ वो लोगों की भूख, इकोनॉमी, हो सकता है कि आप कोरोना से शायद उतना नुकसान आपको ना हो जितना कि आपको नफसियाती तौर पर, आपको माशी तौर पर, जिस तरह दुनिया में अब खुदकशियाँ भी इस वजह से होना शुरू हो गई हैं। और बिल्कुल वो एक नफसियाती मसाइल का सिलसिला, नफसियाती मसाइल तो दोनों तरफ से देखना पड़ता है गवर्नमेंट को तो इस तरफ भी देखना पड़ता है, फिर उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि अगर आप लॉकडाउन करेंगे, सख्ती करेंगे, तो फिर दूसरी तरफ उसका क्या नतीजा निकलेगा। यानी कि सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट नहीं है। तो उसके लिए जब वो कोशिश तो यही होती है कि उस SOPs पे, लेकिन एक और बात यह कि शायद हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना पड़े, जो कि दुनिया अब ये सोच रही है कि जब दुनिया के 33% आबादी को अगर कोरोना हो जाए या एक हिस्से को कोरोना हो जाए तो उसके बाद वो इंसान में खुद से इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन उसमें मौत बहुत ज़्यादा होंगी। उसमें अगर आप सब कुछ ओपन कर देते हैं तो जो फिटेस्ट होगा वो, या जो इम्यूनिटी जिसके ऊपर वो होगा, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है उसका मौत का। आपको नहीं लगता कि क्योंकि टेस्टिंग सिस्टम भी नहीं है, वो सूरत हाल नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कमी नज़र आती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो फिगर्स आएंगे और जिस तरह अवाम ने जो मुजाहरा किया है, यानी उसमें कोई शौरी या जिम्मेदारी का अंसर नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है और कोरोना के फैलने को ये जो गलतफहमी है कि टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं, ये एक हमारी गलतफहमी है, क्योंकि टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं। जो आपको समझना ये होगा कि जिनमें सिम्टम्स हैं, अगर आप 100 बंदों को जिनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं जब टेस्ट करते हैं, तो उनमें से भी 10% लोग होते हैं जिनको कोरोना, जो कोविड पॉजिटिव आते हैं। विच मीन्स के उस तरह से अगर आप रैंडम टेस्टिंग भी करें या अगर आप उस तरह से करें तो वो 10% रेशो है। इसका मतलब ये कि किट्स तो अवेलेबल हैं, लाखों की तादाद में अवेलेबल है। टेस्टिंग सिस्टम में कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि कोई फुकदान हो, बहरान हो, कोई नहीं, टेस्टिंग में नहीं है। मैं अगर टेस्टिंग में तब हो कि जब आप टेस्ट कर ही ना रहे हो। अब कल 13,051 टेस्ट हुए। अब जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, आपको उस तरह से उस परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप 13,000 की बजाय अगर आप 50,000 टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा मरीज, यानी कि 10% रेशो तो है यहाँ पे। अगर आप 1 लाख टेस्ट पे जाएंगे तो आपको डेली 10,000 की फिगर आएगी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर, अगर आप जैसे फ्लू या इस तरह का कोई, शायद आप भी हुए या मैं भी कोरोना में और शायद पता भी ना चला हो, शायद पता भी ना चला हो। ये तब ज़्यादा खतरनाक होता है जब आपको ये इन्फेक्ट कर जाता है, नमूनिया की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हो के भी वो ठीक हो गया हो और उनको शायद पता भी ना चला हो। और दुनिया में तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो वो कहा जाता है, कल ट्रंप ने भी ये कहा कि हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और वो ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो कई दिनों से यही कह रहे हैं। मतलब कल तो उनकी अजीब सी स्टेटमेंट थी कि अगर हम टेस्ट करना छोड़ दें तो
कोरोना आगे केसेस नहीं आएंगे। सही, लेकिन एक बड़ा बारीक नुक्ता और सिमरन सवाल है कि सूरत-ए-हाल ऐसी देखी गई कि सरकारी लैब से जो टेस्ट हो रहे हैं वो आते पॉजिटिव हैं, लेकिन वही लोग जब प्राइवेट लैब में जाते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। और उसकी मिसालें बहुत सारी ऐसी हैं, मतलब हाई कोर्ट के मुलाजिम के साथ ऐसा हुआ, इसके अलावा डस्का में या सियालकोट में बहुत सारे मुलाजमीन ने ऐसा किया। पुलिस मुलाजमीन जो थे वो मुतमईन नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब दिखाई तो प्राइवेट लैब्स वाले उन्होंने मुस्तरद कर दी। बेसिकली तो इसको जो इसका ये 3 फेजेस में होता है कि पहले आपने सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, सैंपल लिया कैसे गया, फिर सैंपल लैब में पहुंचता है, फिर उसको उस लैब में जब वो पहुंचता है तो एक और स्क्रीनिंग करके फिर पीसीआर मशीन पे ले जाया जाता है। तो उसके 3 मराइल होते हैं। अब अगर आपने सैंपल कलेक्शन में ही सही कलेक्ट नहीं किया तो बहुत सा चांसेस है कि जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव है वो नेगेटिव शो हो जाए, क्योंकि जो जब हमारी लेबॉर्ट्रीज जब एकदम इतना लोड पड़ता है या वो जो मैयर्स होने चाहिए जो इंटरनेशनली, जब पीसीआर पे जाता है तो पीसीआर पे तो सैंपल्स पर डिपेंड करता है कि सैंपल कैसा लिया गया। अब ये एक यहाँ पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई फ्लॉ है कि सरकारी लैब्स में या अमले की तरबियत का कोई कॉन्सेप्ट या सामान की इस्तेमाल की पीसीआर मशीन्स वहीं वो जो सरकारी हैं उनके पास भी वो मशीनरी है, जो किट्स हैं वो चाइना से आ रही हैं, ना तो वो सरकारी श्योर के सेम है वो डेफिनेटली, क्योंकि सरकार ही उनको दे रही है। उनके पास प्राइवेट लैब्स वालों को भी वही प्रोवाइड किया जा रहा है, वही जो गवर्नमेंट जो आपके पास एड आती है या जो भी आपके चाइना ने आपको किट्स दी हैं वही किट्स आप उनको दे रहे हैं, वही आपने शौकत खानम को भी दी हैं लेबॉर्ट्री को, वही आपने बाकी लेबॉर्ट्रीज को भी दी हैं वो सारी। लेकिन नताइज में कैसे वो फर्क हो सकता है कि मैं तो वो बातें आपसे कर रहा हूँ, जिमनन भी अगर मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा ऑन द रिकॉर्ड है। देखिए जब आप एक ही किट से चाहे वो सरकार, अब ये देखें अब इसमें क्या आता है कि जब वही किट सिंध को दी गई तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये फॉल्टी हैं, फिर वही किट वो नेशनल हेल्थ को उन्होंने वो किया तो वो ठीक, NIH को दिए तो वो ठीक काम कर रही हैं। तो लेकिन तो इस पे देखें कुछ सियासत भी ज़्यादा हो रही है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं सियासत में बबनी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द रिकॉर्ड आ जाती हैं। मैंने बोला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिम थे, उन्होंने सरकारी से करवाया, सरकारी लैब से वो पॉजिटिव आ गया, जब उन्होंने प्राइवेट लैब से करवाया वो नेगेटिव। अच्छा, अब इसमें देखें हो सकता है कि जब उनका टेस्ट सैंपल लिया गया हो उस वक्त कोरोना हो, फिर जब रीटेस्ट किया अब वो किसी को 2 दिन में 3 दिन में भी खत्म हो सकता है। मेरा मकसद भी कोई कदगन लगाना नहीं है, लेकिन ये फर्क जरूर जानना है आखिर है क्या, क्यों हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल तो होगी, या हुकूमत को इस पे थोड़ा सा काम तो करना चाहिए कि आखिर ये सूरत हाल कैसे। अच्छा, अगर तो उनका पॉजिटिव आता प्राइवेट लेबॉर्ट्री से भी तो भी उनको रीटेस्टिंग में जाना पड़ता कुछ दिनों बाद ये चेक करने के लिए कि अब उनमें वो हैं या नहीं। अब हमारे एक MP है मुल्तान से सलमान नहीं, उनको हुआ चौथे दिन वो रिकवर कर गए। अब क्या ये कहा जा सकता है कि 4 दिन पहले क्योंकि टेस्ट उन्होंने करवाया था तो रिपोर्ट जो थी पॉजिटिव आ गई, तो 4 दिन बाद जो कराया था नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब है उनको था ही नहीं, ये अज्यूम नहीं किया जा सकता। अच्छा चले, मैं सिंध की बात करता हूँ, बल्कि कराची की बात करता हूँ कि कराची में भी SOPs जो हैं वो हवा हो गई, मॉल्स और प्लाजों को ताले लग गए, तमाम तजावीज़ जो हैं रद्दी की टोकरी की नज़र। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा, कराची बहुत बड़ा शहर है, सीधी सी बात है कि हमने जिस तरह मईशत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की, तो वो तो मुआशी हब है शहर। बड़े शहर में भी अगर शऊरी अंदाज से देखा जाए तो अवाम ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो ये सूरत हाल अगर बहुत ज़्यादा होती है तो आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगी। कैसे देख रहे हैं आप? और दूसरा, वहाँ पे कराची में जो सूरत हाल है या सिंध की जो सूरत हाल है और सिंध और वफाक में जो कशमकश नज़र आती है बयानात की हद तक और जो मामला हैं उस पर भी मैं तबसरा चाहूँगा। लेकिन पहले ये कि आपको क्या लग रहा है कि कराची जैसे शहर में अगर इग्नोरेंस है या नज़रअंदाज की गई हैं SOPs तो वो मईशत के हवाले से भी नुकसानदेह है और बीमारी के हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ये इसकी सीरियसनेस है या इसका जो ये डेडली ये इसका फैलाव है वो कराची में ही है। इवन अगर आप पूरे सिंध का वो लें और खाली कराची को एक तरफ रखें तो सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब से तकरीबन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ कराची में ज़्यादा है। तो इंतज़ामिया में बात आती है, जैसे कि इस्लामाबाद की अगर मिसाल ली जाए तो यहाँ पे DC साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया है, I-10 को वो किया है या ट्रेस किए हैं, उनकी लोकेशंस ट्रेस की हैं, तो ये ज़िली इंतज़ामिया में बात आती है कि किस संजीदगी के साथ और किस स्मार्ट वे में जाके वो उसको मैनेज करते हैं। ये वो तो कराची का तो एक मसला ये था कि उन्होंने कुछ UCs को बंद करने का ऐलान किया,
जो कि वो भी नहीं कर सके। मतलब आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उनकी रेट नहीं है तो फिर उनकी तो सारी बातें जो है ना वो बयानबाजी की हद तक हैं। फिर दूसरा मसला ये आता है कि कराची को कौन ऑन करता है। अब पीपल्स पार्टी, मतलब बड़ा कराची बड़ा कंफ्यूजिंग है। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है वो MQM की, और वहाँ के ज़्यादातर जो सूबाई और MNAs हैं वो तो सारे PTI के हैं, मोस्टली PTI के हैं। तो वहाँ पे PTI बिल्कुल बेबस नज़र आती है, जिसके वहाँ के MNAs हमेशा 18th अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अक्सर असम्बली में भी अभी भी आफ्ताब जंगी साहब ने MNA जो है उन्होंने, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट 18th अमेंडमेंट से हमारे PTI के MNAs हो रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है वहाँ पे। सही। तो लोकल गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो फंड्स हमें नहीं देते। जिस 18th अमेंडमेंट में अब ये बात आ रही है कि इसमें कुछ फ्लॉज हैं कि जब आप फंड सूबों को देते हैं NFC के तहत, तो क्यों ना उसमें ये करेक्शन भी की जाए, ये अमेंडमेंट की जाए कि सूबाई गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्ट वो फंड NFC के तहत मिलना चाहिए, ज़िली हुकूमतों को, ज़िली हुकूमतों को, क्योंकि जब आप सूबे को देते हैं तो फिर सूबा ज़िली हुकूमत को उस तरह से फंड्स नहीं देता। सही। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, यानी जिस वजह से बात हो रही है 18 अमेंडमेंट्स के हवाले से, वो मेन यही है कि वो निचले तबके तक वो जाए, निचले तबके तक, यानी कि उसमें सूबे को तो हक मिल गया, ठीक, मगर अब अगर कराची से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया लोगों ने, तो पीपल्स पार्टी अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर उतारेगी, अवाम ही अफेक्ट करती है ना। ठीक है, यानी अवाम वफाक पे उतारेगी कि शायद वो फंड्स मिल नहीं रहे या कुछ। आम आदमी ये सोचता है, आम आदमी सिर्फ ये देखता है कि वफाक में कौन बैठा है। ठीक है, जाहिर है वो उसको एक प्राइम मिनिस्टर से होप होती है, वो वजीर आज़म की तरफ देखेगा। ठीक है। अब अगर MQM का वहाँ पे मेयर होगा तो वो हमारे तादी हैं, यानी कि बिल्कुल के तादी हो गए, तो दोनों से जो बदला लेगी वो पीपल्स पार्टी लेगी। ठीक भाई, अगर हुकूमत में वो है, हुकूमत में वो है, तो डेफिनेटली जब वो नहीं वो करेंगे तो अवाम कोसेगी अपने MNA को, अपने MPA को या अपने मेयर को, तो वो पॉलिटिकल यहाँ पे भी आके वो पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है कि जितना आप पानी नहीं आएगा तो यहाँ से उन्होंने कहते हैं कि आपने तब्दीली को वोट दिया था, तो वो वाटर बोर्ड वगैरह वो तो सारे सिंध गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। तो ये इंतजामिया कोई है, जिम्मेदार किसी को ठहराया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि जिस नागहानी आफत का हमें सामना है, जिस वबाई मर्ज का सामना है, वो यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश है जिससे बचना चाह रहे हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होती है और बयानबाजियां और बाकी सारे मामला सिर्फ सियासत की नजर हो जाते हैं। डेफिनेटली यहीं पे तो आके अफेक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बेहतरी आनी चाहिए। मतलब आप 18 नहीं, आप ये कहते तो हैं, आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे चली जाती है, वफाक पे चली जाती है, और इमेज के हवाले से भी अगर देखा जाए तो हुकूमत का इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने आपसे वही बात की कि अगर एक आम आदमी को तकलीफ होगी तो उसका पहला जो उसके दिल से जो शिकवा निकलेगा वो, या उसको जो कोई उम्मीद होगी या कि मेरे इस चीज़ का कोई मदावा करेगा, तो वो वज़ीर आज़म की शख्सियत है। उनको पहली उम्मीद वज़ीर आज़म से होती है, क्योंकि जिस शख्स ने कराची में वोट दिया हमारे जिस MNA को, उसने हमारे MNA को देके नहीं दिया, उसने वज़ीर आज़म को देके दिया। ठीक है, तो कराची से जितने भी इलेक्ट हुए हैं वो मोस्टली पहली बार इलेक्ट होके आए हैं। सही। तो आपको लगता है कि ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं उस पर कोई काम हो जाएगा? होना चाहिए, बेसिकली तो एक अच्छी नीयत के चाहिए, यानी हुकूमत का अगर परसेप्शन देखा जाए तो होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी काम में कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जो है ना, ये कोई हर पे आखिर या कोई वो तो नहीं होती इसमें, तो बेसिकली तो कानून साज असम्बली का काम ही यही होता है कि बिल्कुल मजीद बेहतरी लाई जाए, और जब तक और होगा तो तभी कि जब 2 अक्सरियत होगी। सही। चले, मैं आगे बढ़ने से पहले फिर नहीं चाहूँगा कि जिस तरह मैंने आपके आगाज़ के हवाले से पूछा 96 में, और बानी अरकान के में शुमार क्योंकि आपका होता है और आप वाज़े तौर पे वो सारी सूरत हाल जानते हैं, तो 97 में तो फिर इलेक्शन था, यानी इलेक्शन की कई सूरत हाल थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी, बाइकॉट, और मैंने ये भी सुना कि ऑफर्स भी थी, और उसके साथ साथ फिर क्योंकि इलेक्शन जब हो गए तो एक शिकस्त खुर्दा एक पार्टी या एक इज्तिमा या कम्युनिटी, तो उसके थोड़ा बताएं कि 97 की सूरत हाल में। 97 में पहली चीज़ तो ये थी कि जो हमारी जो कोर कमेटी थी, या जो खान साहब के ज़्यादा जो हमारे PTI के लीडर थे, उनका ये ख्याल था कि हमें मतलब हम अभी तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए, हमें बाइकआउट कर लेना चाहिए।
सही। और खान साहब का ये कभी भी वो नहीं रहा, वो हमेशा फाइट करते हैं। लेकिन ये कोर कमेटी का मशवरा था। हाँ, ये मशवरा था, अक्सरियत का मशवरा यही था। और फिर खान साहब के ऑब्वियसली चेयरमैन के पास वीटो पावर है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे इलेक्शन में। सही। तो इलेक्शन में उस वक्त जब आप एक नई पार्टी थे और खान साहब एक ऑब्वियसली वर्ल्ड चैम्पियन भी और वो क्रिकेट वाला भी एक था, कैंसर हॉस्पिटल भी नया नया बना था, तो लोगों में बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे थे। फिर इस बात को देख एक ऑफ़र की गई, तो खुर्शीद कसूरी साहब लाए थे ऑफ़र के 20 आपको नेशनल असम्बली की सीटें देते हैं, नून लीग की आप हमारे साथ हमारे अलाय बन जाएं, 20 सीटें आपको कौमी असम्बली में दी जाएंगी, जो कि मतलब वो सीटें होंगी जब आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो यकीनी थी फतह वहाँ पे, और वज़ीर आला पंजाब जो वो इमरान खान होंगे। फिर ये बात उन्होंने अपनी जो टॉप के वो थे लीडरशिप उसमें रखी, तो सबका ये मशवरा था कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इमरान खान ने जब इमरान खान ने ये बात सबके सामने रखी, मैं इस बात का बिल्कुल शाहिद हूँ, तो सबका ये ख्याल था, मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि खान साहब को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहला इलेक्शन है और हमें सीधा वजारत आला आ रही है, तो हम पहले फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करके हुकूमत में आके, तो फिर अगेन अगर ये सब खान साहब ने फिर ये कहा कि अगर मैंने ये सब करना होता तो फिर तो ज़िया-उल-हक के दौर में भी मुझे उन्होंने वाज़े इनकार किया। हाँ बिल्कुल वाज़े इनकार किया था, और ये खुर्शीद कसूरी को ही कह दिया था कि भाई हम बिल्कुल अगर हमने करप्ट लोगों से ही वो करना था तो फिर मेरा पार्टी बनाने का मकसद तो फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद करने के लिए मैंने यही करने के लिए सियासत करनी थी तो फिर मैं एनी शाहिद हैं आप इसको। हाँ, इस सारी सूरत बिल्कुल, जब ये मैं उस चीज़ का एनी शाहिद हूँ जब खुर्शीद कसूरी के बाद जब ये चीज़ें उन्होंने सामने रखी थी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा, 6 सीटें खान साहब ने 6 सीटों से कंटेस्ट किया, 4 से ज़मानत जब्त हुई, बिल्कुल 2 से ज़मानत बची, तो ये तो फिर लेकिन ये सारी सूरत हाल हो गई। अब यानी वो बाइकआउट भी नहीं किया गया, ऑफर्स भी एक्सेप्ट नहीं की गई, इलेक्शन भी आप हार गए, ठीक है। एक शिकस्त खुर्दा सी सूरत हाल नजर आती थी, एक ऐसी शिकस्त खुर्दा कि जहाँ पे 90% लोग जो थे हमारे, वो जो पार्टी में जो हमारे कम से कम कंटेस्टेंट थे, जो उम्मीदवार थे, वो तो पार्टी छोड़ चुके थे। अच्छा, वो सब छोड़ चुके थे। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसमें लोगों का ख्याल था कि अब इमरान खान साहब सियासत को खैराबाद कह देंगे, और इस शिकस्त के बाद वो शायद ये सदमा या ये दचका वो बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन वो उनका हमेशा से एक फाइटिंग स्पिरिट जो एक स्पोर्ट्समैन के वाले, लेकिन वो फिर बूम कहाँ नज़र आया कि फिर दोबारा आपको नज़र आया कि हाँ देखिए वो स्पार्क है। 99 में उन्होंने फिर एक जलसा किया, जब सबको इकट्ठा किया कि जलसा करना ज़रूरी था, बताना एक पैगाम देना ज़रूरी था कि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है मोची दरवाज़ा लाहौर के अंदर। तो उस वक्त हमारे पास एक प्रोमिनेंट शख्सियत थी, वो मेराज मोहम्मद जो पीपल्स पार्टी थे। वो बल्कि यहाँ पे भी आपने जो फवारा चौक में जलसा किया वहाँ पे वो मौजूद थे 99 में ही, मोची दरवाज़ा में नहीं, एक पिंडी फवारा चौक में। अच्छा, यहाँ क्योंकि 99 में वो थे और बड़े जलसों में वो होते थे, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर 99 में लेकिन वो जलसे ने किसी हद तक मोटिवेशन दी पार्टी को। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली, इसलिए क्योंकि 97 की इलेक्शन कैंपेन के बाद हम कोई बड़ा जलसा नहीं कर सके थे। फिर उसके बाद हम वो प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे थे जो नवाब नुसला खान ने जो जमातों का जो इत्तेहाद बनाया था अपोजिशन का, यानी वो फिर 2002 के हवाले से बड़ा वो काउंट करता था। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। फिर 99 के जलसे के बाद फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज की पार्टी अपनी, क्योंकि उस वक्त तो उस इलेक्शन में तो खालिस्तान नवाज शरीफ को ललकारा था उन्होंने। सही। तो ये उस वक्त एक वो प्राइम मिनिस्टर जो 2/3 अक्सरियत के साथ आया हो, तो उसको फिर एक ललकारना और चैलेंज करना कि भाई अभी भी, जो कि उस वक्त संजीदा नहीं लेते थे खान साहब को, मतलब उस वक्त शायद मजाक समझते थे। फिर 2002 में इलेक्शन में जाना, क्योंकि फिर 99 में आपको पता है कि फिर कू हो गया था और फिर मुशर्रफ साहब आ गए थे। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब की तरफ से भी ऑफर आई थी, वो भी सबको पता है। बिल्कुल। और लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह ने जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने, वो तो था नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। अब क्योंकि वो ताहिरुल कादरी भी उसमें थे, हामिद नासिर चट्टा भी थे, गालिबन पीपल्स पार्टी भी थी, तो जब जमात इस्लामी भी थी, 12 अक्टूबर को फिर ये कू हो गया, तो वो तो मकसद ही ख़त्म हो गया उसका, क्योंकि वो नवाज शरीफ की हुकूमत को के खिलाफ था, तो वो इत्तेहाद भी फिर ख़त्म। उसके बाद फिर कू हो गया और सियासी सरगर्मियाँ भी उस वक्त, उसमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। ठीक है। बाकी उसके बाद 2002 का इलेक्शन आया, वो मुशर्रफ के उसमें था, जिसमें खान साहब ने बताया कि जी उनको फिर ऑफ़र की गई, बिल्कुल, कि हम आपको 100 सीटें या, लेकिन वो एक तो उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि उस इलेक्शन में
फिर उन्होंने कोई स्पेसिफाइड अपना एरिया या हल्का कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाँ बिल्कुल, उससे पहले तो एक रेफरेंडम में उन्होंने सपोर्ट किया था मुशर्रफ को, जो बाद में उसको उन्होंने अपना गलती माना। और उसकी दूसरा फिर ये था कि उन्होंने इस बार स्ट्रैटेजी ये थी कि क्योंकि पहले 6 हल्कों से इलेक्शन लड़ा गया था और उसमें फोकस नहीं कर पाए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, तो उन्होंने इस बार मियाँ वाली को एज अ होम ग्राउंड अपने वहाँ पे अपने हल्के में जाके थोड़ा सा टाइम दिया, एक स्ट्रैटेजी चेंज की कि अब असम्बली में आना ज़रूरी है, ना कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में, कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चलाई गई थी मगर इस दफ़ा ज़रा फोकस किया गया था। और फिर वो यही हुआ कि उस इलेक्शन से ही उनको ये बात समझ आई कि अगर नौजवानों के ऊपर फोकस किया जाए तो वो नतीजा दे सकते हैं, क्योंकि नौजवानों वहाँ पे उस वक्त फिर वो नौजवानों जीत गए थे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जीत गए। उसके बाद फिर इसमें एक फ़र्क 97 और 2000 में ये आता है कि आपको पता है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ टीवी हुआ करता था। फिर 2002 में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। फिर मुशर्रफ की मुखालफत में 2002 से लेकर 2007 तक। सही, मैं उसका आगे सिलसिला जारी रखूँगा, बल्कि वो तफसीलात भी पूछूंगा, लेकिन मैं बढ़ता हूँ फिर अखबारात की जानिब चलता हूँ। हेल्थ केयर वर्कर्स की केयर कौन करेगा? जानलेवा वायरस के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर हमले जारी, नए केसेस के साथ मजमूई तादाद 989 हो गई। और ये सूरत हाल तो है, यानी पैरामेडिक्स जो हैं, डॉक्टर्स का स्पेशली, और वो बार बार ये बात भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में नज़र आ रही हैं। और उनकी नहीं, एक तो वो जान बचाने वालों में शामिल हैं लेकिन अपनी जान खतरे में, दूसरा उनकी वजह से फिर आगे बहुत सारे अफराद भी तो हैं मुतासर हो रहे हैं। तो इस मामले को कैसे देख रहे हैं? और अहम बात यह है कि अभी तक हुकूमत ने डॉक्टर्स के साथ मुशावरत नहीं की। नहीं, अच्छा, पहले तो जब भी इस पेंडेमिक में एक बात तो खुल के सामने आई है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना भी बुरा नहीं था जब हम कंपेयर करते थे यूरोप के हेल्थ सिस्टम के को या अमेरिका के हेल्थ सिस्टम्स को। ठीक है, तो उसमें हमें ये बात समझ आई है कि वहाँ पे भी जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस वायरस का शिकार होने में, क्योंकि वो फ्रंट लाइनर हैं। और यहाँ पे भी यही देखने में आया। और उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए जो बावजूद इसके के शिकार भी हो रहे हैं और वो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, और वो अपने इलाज उन्होंने जारी रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट, लेकिन आपको क्या लगता है, यानी गवर्नमेंट का क्या इक़दाम उनके लिए कर रही है? इवन उनके पास हिफाजती सामान तक नहीं है। सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर सारे लिए जा रहे हैं, हिफाजती किटें, इंतजाम सारा कुछ दिया जा रहा है। लेकिन यही इंतजामात यूरोप में भी आपको देखने में नज़र आए हैं, लेकिन बावजूद इसके भी उनको कोरोना से बच नहीं पा रहे। अब ये कुदरती आफत है, इसको कुदरती आफत कहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरे का पूरा स्टाफ पूरी डेडिकेशन से लगा हुआ है। लेकिन एक बड़े ज़िम्नन सवाल उसमें उठते हैं। पहली बात तो ये कि मामलात इज्तिमात के आए तो आप उलमा मशाइख के साथ मशावरत कर लेते हैं, मामलात मईशत के आए तो आप कारोबारी हजरात या ताजर बराजी से मशावरत भी करते हैं और बैठते भी हैं साथ। लेकिन डॉक्टर्स जो बार बार कह रहे हैं, यानी डॉक्टर्स ने तो इस बात पे भी जोर दिया कि आप लॉकडाउन नर्म ना करें, उन्हें नजर आ रहा है कि उन्हें फेस करना होगा। और अब जो कराची के डॉक्टर्स ने बिल्कुल, ये कराची के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब क्योंकि वो हॉस्पिटल्स सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट तो सिंध गवर्नमेंट को देगी सारी जो हिफाजती किट्स वगैरह, उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो डॉक्टर्स उनके पंजाब के डॉक्टर्स पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है। अब वफाक की तरफ से या जो ये वो बनाई गई है जिसको असद उमर वो कर रहे हैं, वो या जो डिज़ास्टर हमारी जो जनरल नदीम कर रहे हैं, उनकी तरफ से वो सारा सामान मुहैया किया जा रहा है जो उनकी डिमांड आती है। इसमें कोई शक नहीं। अब ये सारी सूरतें हल मंजरे पे आ रही है। वही बात आती है, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। अब डॉक्टर्स कहेंगे जी बंद करके आप घर बिठा दें। डॉक्टर्स का मशवरा, गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि जिसको हम बंद कर रहे हैं उसको उसका मईशत का पहिया भी थोड़ा सा चले, उसके घर भी कोई राशन पहुंचे, कोई थोड़ा सा वो ब्रेड एंड बटर कुछ अर्न कर सके। अब डॉक्टर्स का तो आप जाएंगे, अगर आपको डॉक्टर ये कहता है किसी मजदूर को आम हालात में भी कि यार आप बेड रेस्ट करो 2 महीने के लिए, तो मजदूर ये सोचेगा कि मैं अगर 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला जाऊँ तो फिर मेरे बच्चों को कौन पालेगा। ये एक नेचुरल एक साइकी है इंसान की कि वो चाहेगा कि मैं जितनी मेरे में हिम्मत है मैं कोशिश करूं कि मैं रेस्ट भी करूं, साथ में कुछ काम भी करूं। तो गवर्नमेंट को दोनों एस्पेक्ट से देखना पड़ता है, डॉक्टर्स की भी बात देखनी पड़ती है, ट्रेडर्स की भी। और मेरा अब सब जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये मानने के बावजूद
डॉक्टर्स के साथ मशावरत नहीं हो रही, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग, कोई बात, कोई ऐसी सूरत हाल। मतलब जिस तरह अगर आपने इज्तिमात को देखा तो उलमा मशाइख को बुला के बाकायदा एसओपीज बना दी गई, वो अनाउंस की गई, सदर मुमलिकत ने वो किया और वो पूरी काबीना बैठी, मशावरत हुई, सारी सूरत हाल वो देखी गई। लेकिन डॉक्टर्स जो खुद भी इन्फेक्टेड यानी मुतासर हो रहे हैं और उनकी वजह से लोग मुतासर हो। मस्जिदें एक अलग वो था कि खोलनी चाहिए या बंद करनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर कदगन है। अच्छा, आपने उन्हें अहमियत दी, उनसे बैठ के जो डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं सारी जो हिदायत हैं वो WHO पूरी दुनिया को दे रहा है। सारी हिदायत पूरी दुनिया WHO से, वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल SOPs वगैरह वहाँ से जनरेट हो रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, उन हिदायत को लिया जा रहा है। वर्ल्ड है, डॉक्टर्स ने कोई नई बात नहीं करनी। डॉक्टर्स ने, मैंने आपको कहा कि वो उन्होंने यही, जहाँ तक उनकी वो डिमांड है कि जो उनको किट्स या वो, वहाँ तक तो मुशावरत का अमल भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर डॉक्टर आपको आके ये कह दे कि जी आपने कंप्लीट लॉकडाउन करना है, तो ठीक है, उसकी एक हिदायत, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर उन हिदायत पे क्या गवर्नमेंट पूरा मुकम्मल अमल कर सकती है? नहीं, तो इसीलिए तो मुशावरत करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक उनसे कोई बैठ के कोई बैठक नहीं हुई। नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ें, ये जो SOPs या ये सारा कुछ डॉक्टर्स ने नहीं सेट करना। जो डॉक्टर सेट करें या ना करें, संगीनी तो वो बता सकते हैं, जिन मामलात को वो फेस कर रहे हैं वो तो वो बता सकते हैं। और अगर आप WHO पे जाएं तो वो यहाँ के सर्कमस्टांसेस तो नहीं जानते। नहीं, स्टेटिस्टिक्स तो आ रहे हैं ना, उनकी बुनियाद के ऊपर फैसला हो रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी उन स्टेटिस्टिक्स के ऊपर एक वाइडर उसमें जाके फैसला कर रहे हैं ना, कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर कहीं पे मतलब लॉकडाउन इस तरह से भी है कि I-10 को बंद कर दिया गया या 12 को बंद कर दिया गया, तो पूरी सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, पूरी इंतज़ामिया हो गई, पूरे बाकी वो सब कुछ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर में जाके वो करना पड़ा है उसको। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि उसी हवाले से सारे मामला को देखा है। अब डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली, या तो फिर अगर ये हो सकता है कि सारा हवाला डॉक्टर्स के हवाले कर दिया जाए कि जी आप आगे फिर चला लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं कर रहे, मेरा तो सिर्फ सवाल इतना है कि डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक वो वही कह रहे हैं, जो उनका भी वही उसी पेज के ऊपर है जो WHO कह रही है, ठीक वो भी उसी उस पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हालात कोरोना के हैं, मामलात ऐसे हैं कि लॉकडाउन और बाकी मामलात, तो इससे तालीम भी बड़ी मुतासर हो रही है। तो उसमें सिंध में मैट्रिक और इंटर के तलबा बगैर इम्तहान प्रमोट होंगे, सानवी और आला सानवी बोर्ड के इम्तहानात मनसूख करने का फैसला। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स के इम्तहानात के लिए 26 अगस्त से 6 सितंबर तक का दौरानिया, 31 मई तक ऑनलाइन क्लासेस, 1 जून से 9 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को, स्पेशली तालीम का हसूल जो है वो अच्छा खासा मुतासर हो गया? इसमें इंटरेस्टिंग बात हुई है कि जो कानून ये कहता है कि कोई भी बोर्ड जो है वो बगैर इम्तिहान के प्रमोट कर ही नहीं सकता, ये कानून कहता है। अब आपको कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, मगर ये बात है वो सिंध के सईद गनी साहब ने भी ये कह दिया कि भाई हम अमेंडमेंट करेंगे, चलें, वो एक फॉर्मेलिटी होगी कि आपने अमेंडमेंट करनी है, और वो भी इस बात से इतफाक़ कर रहे हैं, और इवन बाहर वाले भी बाकी ममालिक इस बात से इतफाक़ कर रहे हैं कि क्या इम्तिहान ज़रूरी है या कि आप ज़िंदगी के मामला ज़रूरी है। और ये ऐसे जो जहाँ पे ओलंपिक्स मुलतवी हो गए, जहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई, तो अगर कोई प्रमोट होता है तो नहीं, तो शफकत महमूद भी तो यही कह रहे हैं, सूरत हाल का सामना तो ऐसे ही करना होगा। अच्छा, इस पूरे पेंडेमिक में और इस पूरे हालात में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, जो कि आज एक चीज़ कोई अदाद शुमार आते हैं, उस पर कोई डिसीजन लिया जाता है, एक नई रिसर्च आती है, एक नई हिदायत आती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कहते थे एयरबॉर्न है, कभी कहते थे नहीं हवा में मलूल नहीं होता। तो बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आती जाती हैं, डेवलपमेंट्स होती जाती हैं, उसके बाद जाके उसके रुख भी बदलते जाते हैं। वो कैसे दुनिया में पहले कभी हुआ नहीं, और अगर कुछ हुआ था तो दुनिया उस वक्त इस तरह से नहीं थी। और अब तो पूरी दुनिया में सूरत हाल ऐसी है कि ये जो तालीम का हसूल है वो शुरू हो गया, बच्चे जो हैं वो स्कूलों का रुख कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ता हूँ, और स्पेशली आपकी ज़रूरी सियासी जदोजहद के हवाले से और स्पेशली PTI के हवाले से। मैं 2002 के बाद 2008 का इलेक्शन था, जिसमें यानी किसी हद तक ये कहा जाता है कि जी नून लीग ने धोखा दिया, और वो धोखा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइकआउट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो नहीं किया गया वो दोबारा इलेक्शन में। तो वो क्या सूरत हाल थी? वो ये था कि हुआ ये था कि सारी जमातों ने ये डिसाइड किया था, मोस्टली जमातों ने जो एक पेज पे थी, वो जमात इस्लामी थी, नून लीग थी, इमरान हमारी पार्टी थी PTI, उन्होंने डिसाइड किया था कि इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे।
और जनरल मुशर्रफ की वजह से उसके अंडर होने वाले इलेक्शंस को हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो वही हुआ कि मियाँ साहब ने बाइकआउट कर दिया, और हस्बे रिवायत वो बेनज़ीर साहिबा ने जब इनसे रिक्वेस्ट की तो बाइकआउट तो सब ने मिल के किया, फैसला सब ने मिल के किया, और इलेक्शन में जाने का फैसला उनका अकेले का था, और वो खुद जाके इलेक्शन में, हाँ वो इलेक्शन में जाके चले गए, इलेक्शन में चले गए, जिस पे काजी हुसैन अहमद साहब ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन उस वक्त हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन था कि हमने, फिर आपने ये देखा कि 2008 के इलेक्शन के बाद जिस जनरल मुशर्रफ को वो तनकीद करते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी उसी के तहत उसी जरदारी काबीना में, पीपल्स पार्टी की काबीना में हल्फ उठाया वो शुरू के वो दिनों में, जिस पे फिर बाद में बड़ी तनकीद। बल्कि मुझे यहाँ पे तो याद है कि दानियाल अजीज़ का 97 का भी सिलसिला तो दानियाल अजीज़ का भी मैं आपको बताता चलूँ। दानियाल अजीज़ क्योंकि चौधरी अजीज़ साहब के पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनके बेटे थे, और चौधरी अजीज़ साहब पे बड़े कुछ वो मुतनाज़ा इल्ज़ाम रहे थे करप्शन के हवाले से। तो 97 में दानियाल अजीज़ को टिकट दिया गया था पीटीआई का, तो पीटीआई ने टिकट दिया दानियाल अजीज़ दिया। फिर खान साहब ने फैसला इसको रिवाइज़ किया कि इनकी इस ख़ानदान के ऊपर या इनके ऊपर बड़े करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, और ये मिस्टर क्लीन नहीं है, क्योंकि फ़र्क सिर्फ ये है कि उसी बाप का बेटा है कि जिसके ऊपर इतने इल्ज़ाम आते हैं, तो मेरी पार्टी का इमेज ख़राब होगा। तो उन्होंने वो टिकट कैंसिल कर दिया। दानियाल अजीज़ जो सिलेक्शन, इमरान खान ने खुद वो कैंसिल कर दिया। दानियाल अजीज़ इंडिपेंडेंट चले गए, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो इलेक्शन जीत गए। तो हम जैसे कारकुनान को ये बात थोड़ा सा आता था कि काश अगर वो इलेक्शन पीटीआई के टिकट के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़े होते तो एक सीट हम जीत जाते, लेकिन वो सीट भी हम लूज कर गए। लेकिन आप उसके असूल पसंदी देखें कि उन्होंने इस बात पे भी उस वक्त फैसला नहीं किया था कि हम उसको, और 2008 में वो सूरत रही। 2008 में हम तो मैं अगर थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ूँ तो 2013 पे चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन टू इलेक्शन हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो अच्छी खासी सीटें थी। उस वक्त कैसी सूरत हाल आपने देखी? देखिए 2013 में एक जो राय आमा थी या जो अवामी हिमायत थी वो तो बहुत ज़्यादा पीटीआई के हक़ में थी। अब वहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कहीं उम्मीदवारों के इंतखाब में या ग्राउंड के ऊपर शायद आप जब अगर आप तैयारी से नहीं उतरते या आपकी वो तैयारी नहीं होती, तो क्योंकि कुछ तो धांधली, मेजर फैक्टर तो धांधली का था जिस पे हमने बिल्कुल किया, तो कुछ हमारी अंदरूनी वो भी होंगी, कुछ अपनी गलतियां होंगी, और मेजॉरिटी जो थी जो हमने सीटें लूज़ की वो तो आरओज़ का इलेक्शन कहा जाता है, वो दुनिया के सामने सब कुछ है। यहाँ जहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने क्या कह दिया था कि जी धांधली के वो होते हैं, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर होना क्या ठीक है जी, वो सारे इल्ज़ामात को कहते कि हाँ जी यहाँ पे भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। सीटें थी यानी 35 के लगभग तो उसकी सीटें थी और अपोजिशन में आप लोग बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उस वक्त किसी आपके मुकाबले में किसी को कोई महसूस नहीं हुआ कि यार ये ज़्यादा सूरत हाल, उस वक्त कोई खौफ या कोई ऐसा नहीं? उस वक्त तो हम कंफर्टेबल थे, हम इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के दौरान आपके मुकाबले में खड़ी होने वाली जमातों के ज़हनों में क्या था फिर? नहीं, उस वक्त तो एक बहुत, उस वक्त तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है, आप भी कर रहे थे या कोई आपके मुखालिफ भी कर रहे थे? नहीं, मुखालिफों के, देखिए मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि जब हम इलेक्शन में गए तो राय आमा या जो हमारे जलसे 2013 में हुए, ये जो अगर आप किसी से भी जाके एक आम अपना आपने सर्वे किया कि आपने किसको वोट दिया, तो हर बंदा ये कहता है मैं पीटीआई को वोट दिया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद खैर वो उससे फिर हम आगे आ गए, धरना दिया। धरने से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों में शऊर एक गया, और ये बात चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जावेद हाशमी साहब 2008 में इलेक्शन लड़े नून लीग के टिकट के ऊपर, इलेक्शन जीते उसी हल्के से मुल्तान के अंदर। 2013 में इलेक्शन लड़ते हैं जावेद हाशमी साहब पीटीआई की टिकट के ऊपर, 2014 में वो रिज़ाइन कर जाते हैं, और वो उनका ये ख्याल होता है कि वो दोबारा जाएंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अब अगर जावेद हाशमी जैसा हैवी वेट कैंडिडेट जिसको ये अपने ऊपर जोम हो कि मैं नून लीग की मदद से इलेक्शन में जाऊंगा और मैं वहाँ पे जाके इलेक्शन, तो एक आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का हिमायत याफ्ता मलिक आमिर डोगर साहब, अब उन्होंने उनको हराया। आप ज़रा यहाँ से आप ये एक एग्जाम्पल है, तो कह रहा हूँ कि जो सूरत हाल रही, आपने सीटें भी जीती और ऐसी सूरत हाल कि अगर कोई शख्स वापस भी मुड़ता है तो शायद वो भी आपके उस जोर को या अच्छा उसमें हमने एक चीज़ लर्न की उस 2013 के इलेक्शन में, और जो कि 2014 में फिर वो समझ में आई। मलिक आमिर डोगर की हिमायत करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये धांधली होने नहीं देंगे,
अब हमें ये समझ आई कि आपने इलेक्शन को बचाना है, मतलब आपने अगले की धांधली को भी रोकना है। आपने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के सामने ऐसे के साथ इलेक्शन में उतरना है कि जो मुखालिफ को धांधली ना करने दे। ये तो भी ये भी हमारे लिए 2018 में जितने भी लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, उसका एक मकसद ये भी था। उसकी एक वजह, जब हम ये कहते हैं कि इलेक्टेबल्स की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि स्टेटस को में चले गए, या देखें अगर आप मेरे जैसे बंदे को खड़ा कर देंगे तो शायद मैं जीती हुई सीट भी हार जाऊं। ठीक है, यानी तो आपको ये लगता है, और वहां पे आप देखिए इलेक्शन की एक अलग टर्मिनोलॉजी है जो एक, और वहां पे आपको नहीं नजर आता था कि दानियाल अजीज को आपने उस वक्त करप्शन की वजह से, इमरान खान स्पेशली, उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन हमें अच्छा, फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक अलग डायनामिक्स होते हैं। अब कराची में मेरे बहुत सारे दोस्त MNA जो कराची से हैं, हम तो कहते हैं कि जी उनका तो कुरा निकला है, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ज़िंदगी में वो कभी MNA बनेंगे, जो उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि हम नाजिम बन सकते हैं। आप जहाँ पे जो अल्ताफ़ हुसैन का घर है, जहाँ पे आप उस हल्के से सोच सकते हैं कि हमारे असलम खान जो ना, तो वो चेंज हमें कराची में उसका अक्स नजर आया कि जिस तब्दीली की बात करते थे। मगर पंजाब की तो कहीं जैसे आप कहते हैं कि वाकई वो लोग ये नहीं सोच सकते थे जो आज सीटों पे हैं, या यानी MNAs या MP, तो कहीं कहीं वो डाउट भी नहीं आ जाता? नहीं, देखें मैं फिर अगेन वही बात कर रहा हूँ कि पहले एक MQM का खौफ होता था, अब हालात भी चेंज हुए ना, हवा चली। कराची में आप देख रहे थे, जलसे भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। वो आदमी जिनको खड़ा किया गया, उन्होंने सिर्फ तब्दीली के नाम के ऊपर वोट दिया। चलें, मैं आगे बात करूंगा इसी हवाले से। मैं अखबारात की तरफ चलता हूं कि सियासत की जो सूरत हाल है इस वक्त, यानी इजलास चल रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास, और वो इजलास सारे हैं कोरोना के हवाले से। लेकिन इजलासों में देखा जा रहा है कि सियासतदान खुद लड़ रहे हैं, वायरस के बारे में कोई नहीं सोच रहा, उस पर ना कोई बात हो रही है। उससे कौन लड़ेगा, ये तो अवाम का एक सवाल है ही है। और दूसरी ये बात है कि गुफ्तगू ऐसी होती है, अपोजिशन और हुकूमत की तनकीद और सफाइयाँ, जैसे कल सेनेट में मशाहिदुल्लाह बोले सेहत की पॉलिसी बनानी है और वजीर सेहत ही नहीं। शिबली फराज ने सियासत ना करने के लिए अपोजिशन के सामने हाथ जोड़ दिए। तो कैसे देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत तो इस हक में नहीं थी कि इजलास रिक्वेजिशन थी, बार बार उन्होंने रिक्वेजिशन जमा कराई, अपोजिशन लीडर ही गायब हो गए। उन्होंने तो फिर अपने सर्टिफिकेट्स भेज दिए कि जी ये डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशन दी है कि जी आप तो नहीं। तो एक बड़ी अजीब सी लॉजिक भी तो सामने आई थी शिबली फराज की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म इसलिए ना है कि वो मुल्क चला रहे हैं। नहीं, तो क्या ऐवान मुल्क का था? अच्छा, जब आप रिक्वेजिशन पे इजलास बुलाते हैं तो कोरम की पूरा करने की जिम्मेवारी भी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपोजिशन के ऊपर आती है, क्योंकि उन्होंने वो इजलास बुलवाया होता है और उनकी वो जो तजावीज़ात या जो कुछ भी वो ज़ेर बहस लाना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से तो हाज़िरी नहीं थी। मतलब उन्होंने आके वो पॉइंट स्कोरिंग की, वो शायद हकान अब्बासी ने अपनी वो तकरीरें शुरू कर दी, यानी तो उसकी संजीदगी सियासत ही नजर आई। अच्छा, लेकिन बल्कि अगर देखा हमारा तो गिला, हमारा शिकवा क्या है, हमारा सियासी थी। जब ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते, तो देखें, एक तो जब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और जिस तरीके से इजलास को मछली मंडी बनाया गया, तो उसमें अपोजिशन की गैर संजीदगी। फिर उस इजलास में अगर आप 3 घंटे का इजलास में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जो कि आपको पता है कि 1 मिनट शेड्यूल्ड होता है, और एक गैर यानी कि इस चाहिए ये कि अपोजिशन वहाँ पे कुछ संजीदगी का मुजाहरा करे, अपोजिशन लीडर भी आएँ, एक कोई प्रोडक्टिव बहस होनी चाहिए, ना कि आप पॉइंट स्कोरिंग आके फिर यही चीज़ें। अब उन्होंने डिसाइड, अब सेनेट का इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया कल। आज ये इजलास है, हो सकता है कि आज ये इजलास भी मुलतवी कर दिया जाए। तो कम से कम इनको चाहिए कि पार्लियामेंट में आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको नहीं लगता कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की है, आपको कम से कम अच्छा हाउस चलाने की जब ये बात कही जाती है कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, दोनों की। जब आप एक तो है हाउस चलाना, हाँ। दूसरा इमेज किस पे जाएगा, यानी अवाम जो देख रही है, अवामी फोरम है, अवाम तो चाहती है ना कि हमारा मसला हल हो या हमारे मसले ज़ेरे बहस। अच्छा, अब जब तो ये उस पे हुकूमत का इमेज नहीं जरा डैमेज होता नजर आता। अब शायद हकान अब्बासी ने पूछा कि जी कोरोना वायरस के लिए क्या किया जा रहा है, आपको पता है कि मतलब उसके कौन कौन से मेजर्स जो लेने हैं वो पूरी दुनिया को पता है कि उसके लिए लॉकडाउन करना है या किसी ने कर्फ्यू करना है, उसके लिए वो करना है, उसके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, वो सारा कुछ आप पे अय्या है। फिर आके वो पॉइंट स्कोरिंग करना,
फिर आगे वो करना, और उसमें वो सिंध का भी उतना ही किरदार है कि सिंध ने अपने सूबे को चलाना है, उन्होंने अपने उससे करना है। तो आगे तो शायद इल्म होगा, लेकिन क्योंकि सारे नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अपने इलाके की, एरिया की, यानी अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने वोट दिया है, तो वो शायद शौरी तौर पे अवाम को बताना चाहते हैं या उन तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, हर किसी को मौका दिया गया है, हर मेंबर को। नहीं, मेरा भी तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको नहीं लगता कि बजाय कोरोना के बाकी मामलात पे डिस्कशन हुई? इससे पहले भी यही हो रहा है, टीवी के ऊपर आपने देखा होगा, यही कुछ ही हो रहा है। कोई बदलाव आएगा? कोई ऐसी सूरत नजर आती? चले मैं आगे बढ़ता हूँ। सूबाई वज़ीर हैं फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने एसओपी के साथ साथ अखलाकियात के हवाले से भी बड़ी अजीब गुफ्तगू या धज्जियाँ उड़ा दी। उनकी कॉन्फ्रेंस में ना फेस मास्क थे, ना हैंड सैनिटाइज़र, और ना ही समाजी दूरी का कोई ख्याल रखा गया। लेकिन उनका लबो लहजा, जो सूरत हाल है, उनके अंदाज आप पहले भी जानते हैं और पहले भी उन्हें सामना करना पड़ा इस सारी सूरत हाल का। तो कैसे देख रहे हैं कि सूबाई वज़ीर बार बार जब अपनी गुफ्तगू या अपने अंदाज वही रखते हैं और दूसरा एसओपीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो कैसा इम्पेक्ट पड़ता है? आप चाह रहे हैं कि मैं सूबाई वज़ीर साहब को मशवरा दूं? तो जरूर दें, डेफिनेटली उनको चाहिए। इस पे तो मैंने क्या कहना है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो ऑन द रिकॉर्ड रही, यानी वो उन्होंने गुफ्तगू की, कॉन्फ्रेंस की, उनमें अच्छी खासी उन्होंने गुफ्तगू की। मुझे उस पर कोई इस किस्म का एतराज़ नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर सियासत कर रहे हैं और फिर आपकी शख्सियत अगर आप पे कदगन लगते रहे हैं, तो वो भी शायद गुफ्तगू की वजह से, आपके अंदाज की वजह से, तुंदो तेज़ जुमलों की वजह से, लहजों की वजह से, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सोचें? देखिए, कुछ लोग हमारी जमात में भी कुछ डिवीजन जिस तरह की हैं कि कुछ वज़रा कह लें या स्पोक्स पर्सन कह लें, वो थोड़े अग्रेसिव हैं, उसी एग्रेशन के साथ चलते हैं। कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबल, नरम मिजाज, आप चाहे असद उमर को देख लें, शिबली फराज को देख लें, आपको एक अच्छी मिसालें आपको मिलेंगी। जहाँ पे फयाजुल हसन चौहान की बात आती है तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक बड़े अग्रेसिव प्लेयर हैं। एग्रेसिव होना एक अलग चीज़ है, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल और जुमलों का इस्तेमाल आपको नहीं लगता कि लहजे और लहजे एक, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हुकूमती खास तौर पे सूबाई जो वज़ीर इत्तलात है, वज़ीर इत्तलात होने के नाते आपको थोड़ा सा अपना रवैया बदलना चाहिए। लेकिन वो अग्रेसिव ग्राउंड्स पे आके खेलते हैं, नहीं, वो ज्यादा जरूरत है, तो जो शायद कुछ लोगों को जवाब देना भी जरूरी होता है। जमात को भी तो महसूस होता है। जमात को ये है कि कुछ देखें, आपको फिर मैंने अगेन बात की कि जब दूसरी तरफ से जब बयानबाजी हो रही होती है तो उसके जवाब देने के लिए भी आपके पास कुछ ऐसे वज़रा होते हैं। चलें, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी हद तक वो खुद हुकूमत भी ये चाहती है कि वो रहें ऐसी सूरत हाल में और वो तर्जमानी करते रहें इसी अंदाज से। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी वो बहुत ज़्यादा कोई सख्त ज़बान तो कोई भी नहीं कहेगा कि इस्तेमाल करें, लेकिन मजबूरन, हालांकि उन्हें पहले ये बर्दाश्त भी करना पड़ा, इस सूरत हाल का भी सामना करना। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ और मैं फिर उस तरफ जाऊँगा कि बानी अरकान में आपका शुमार है, 96 से आप साथ हैं, सारे अदवार आपने देखे, इलेक्शंस आपने देखे, कैंपेनें आपने देखी, धरना आपने देखा, बाकी मामलात आप सारे देखे। फिर 2018 का इलेक्शन आ जाता है, इमरान खान पीएम बन जाते हैं, वो सारी सूरत हाल कैसे देखी फिर आपने? नहीं, पहले 2018 में हम ये तवक्को कर रहे थे और हमारी अंदरूनी कुछ इख्तलाफात की वजह से या इख्तलाफ राय की वजह से हमने बहुत सारी जो नशिस्तें थी वो हमने लूज़ की। अच्छा, यानी 2018 में आपको ये लगता है कि इख्तलाफात के बायस कुछ देखें, डेफिनेटली अब हमारे साउथ पंजाब में हमने काफ़ी सारी ऐसी सीटें थी जिसमें जहाँ से साख हकवानी साहब को टिकट दिया गया, वहाँ पे फिर आयशा नज़ीर मलिक साहब और उनकी दूसरी एक बेटी थी। तो ये बेसिक सुमेरा मलिक, आई थिंक आयशा नज़ीर जट थी, नज़ीर जट साहब खुद थे और उनकी एक दूसरी बेटी थी। तो दो बेटियां, और ये इन्होंने तीनों इनको सीट्स दी गई थी जिन पे इख्तलाफ हुआ। फिर वो टिकट्स कहीं पे उन्होंने उनको शायद ज़्यादा चाहिए थे, तीनों के लिए चाहिए थे। आयशा या आयला मलिक? नहीं, आयला मलिक नहीं, आयशा नज़ीर जट। ठीक है, तो आयशा नज़ीर जट ने फिर वो खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। अब मज़े की बात यह है कि पहले नंबर पे अगर नून लीग का कैंडिडेट आया, दूसरे नंबर पे आयशा नज़ीर जट आई है, तो तीसरे नंबर पे कहीं पे पीटीआई का, यानी वो आपको ये लगता है कि वो इख्तलाफात की वजह से जो है तकसीम, तो एक आज़ाद लड़ा जो कि पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखते थे, दोनों कैंडिडेट का ताल्लुक़ पीटीआई से था, तो दोनों का वोट मिला के तो उनसे बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे चाहूँगा कंक्लूजन, वक्त मेरे पास महदूद होगा, कि फाइनली वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान और आपने वो सारा सफ़र देखा, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी?
देखिए, हमने जब खान साहब का साथ दिया था बेइंग कारकुन, कभी भी हमने ये तवक्को नहीं की थी। हमें सिर्फ ये था कि खान साहब कहते हैं तो हमें उन पे यकीन था कि ये कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे वो हमें कभी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो हमें इसलिए नहीं समझ आती थी क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था उनका, बहुत लंबी एफर्ट थी, और यकीन नहीं आता था कि 2013 के इलेक्शन हारने के बाद हम बड़े मायूस हुए। ठीक है, वो तो खैर हमें 97 में भी मायूसी हुई, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए ना, उन्होंने कभी अच्छा। और हमने भी हमेशा उनका साथ दिया। नहीं तो आप मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हैं, पीटीआई के तर्जमानी भी करते हैं, तो उसके बाद फिर आपने इस सारे मामले को फिर डिस्कशन तो होती होगी वज़ीर आज़म लेकिन वो होती है, लेकिन ये के ज़ाती तौर पे ये एक बड़ी मोटिवेशन है। यानी कि अगर आप चाहे आपका ताल्लुक, आप मुखालिफ भी हैं अगर खान साहब के, तो आप में ये उनकी लाइफ को देख के मोटिवेशन ज़रूर आती है कि एक शख्स अपने मकसद के हसूल के लिए आप कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन, कि जब आपको पूरी दुनिया अगर ये कह रही हो कि जी आप हार जाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे, तो वो शख्स जो गिव अप नहीं करता, जो आखिरी बॉल तक लड़ता है, तो ये हर बंदे के लिए एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन। सही। अब्दुल समद साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।